नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी व्यूअर्स का, विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण। जैसा कि आपको पता है, अभी हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास मैं अभी आपको करवा रही हूँ जो परीक्षा में आए हुए हैं और आने वाले हैं। अतः आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा और क्यों होगा, कैसे होगा। अतः आप ध्यान से वीडियो को सुने, देखें और अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। क्या प्रश्न है देखते हैं। कि चचेरा, गर्माहट, ये दो शब्द हैं। इनमें हमें प्रत्यय बताना है। क्या बताना है? प्रत्यय बताने की कौन सा प्रत्यय है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है और गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है और गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है। मैं इंतजार करती हूँ, बताइए यदि आपको पता है तो। चलिए मैं बताती हूँ। चचेरा, इस चचेरा शब्द में जो प्रत्यय, देखिए प्रत्यय क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में लग के अर्थ परिवर्तन कर दे, ठीक है। तो इसमें चचेरा में क्या है? एरा प्रत्यय है। क्या है? एरा। चचेरा, चचेरा जो एरा प्रत्यय है, एरा लगा के और जो शब्द हैं वो किस तरह बनेंगे? जैसे ममेरा, फुफेरा, मोसेरा, ये एरा प्रत्यय को लगा के बने हुए शब्द हैं। क्या प्रत्यय हुआ? एरा, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला है गर्माहट। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गर्माहट में, गर्माहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहट, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? आहट। नोट कर लीजिए। देखिए आहट शब्द से, आहट शब्द लगा के और जो शब्द हैं वो कौन से बनते हैं? आहट शब्द जो प्रत्यय लगाने से कौन से शब्द बन रहे हैं? जैसे कि सनसनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, जगमगाहट। कौन से बने? सनसनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, जगमगाहट। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुब्रीहि समास की परिभाषा सोदाहरण दीजिए। बहुब्रीहि समास क्या होता है उसका कोई एक उदाहरण दीजिए। देखिए समास जब हमने किए थे उसमें आपको बताया था बहुब्रीहि समास, जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। इस परिभाषा को आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य या फिर कोई तीसरा पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण जैसे कि दशानन। दशानन, दशानन का क्या अर्थ होता है? दस है आनन जिसके। जब हम इसका विग्रह करेंगे दशानन का तो क्या होगा? दस हैं आनन जिसके। आनन क्या होता है? मुख। 10 मुख किसके होते हैं? रावण के। किसके होते हैं? रावण। तो जहाँ दशानन शब्द है, दशानन शब्द जैसे ही हम लिखते हैं, दशानन के बारे में हमें ध्यान आता है तो हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? सीधा रावण की तरफ जाता है। उसी के दशानन, किसी और के नहीं। तो ये जो दशानन शब्द किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या है? बहुब्रीहि समास, ठीक है। एक बार फिर से सुन सकते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा कि जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो, ना पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। जैसे कि चतुरानन है। चतुरानन में क्या हो जाएगा? चतुर है आनन जिसके, ब्रह्मा, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है?
सहोदर और अनेक दो शब्द है, इनमें हमें उपसर्ग बताना है। सहोदर में कौन सा उपसर्ग है और अनेक में कौन सा उपसर्ग है, ये बताना है। अब देखिए सहोदर, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभी देखो हमने जो पहले थे उसमें प्रत्यय किया था। प्रत्यय में क्या था कि शब्द के अंत में लगता था और अर्थ परिवर्तन करता था। उपसर्ग में क्या है कि जो शब्द के आरंभ में लगे और अर्थ परिवर्तन करे वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब सहोदर शब्द है, इसमें कौन सा मूल शब्द है, कौन सा उपसर्ग है, हमें ये बताना है। अब देखिए सहोदर क्या होगा, इसमें उपसर्ग है सह। कौन सा उपसर्ग है, सह उपसर्ग है। और जो मूल शब्द है वो क्या है, उदर। तो इससे क्या बन जाएगा, सह प्लस में उदर क्या बन जाएगा, सहोदर। ठीक है, तो सह जो शब्द है ये क्या है, सह का अर्थ होता है साथ। ये सह उपसर्ग है सहदर में, सहोदर में। ठीक है, और इसे एक और शब्द बनाते हैं जैसे कि सहकारी। ठीक है, अगला देखते हैं अनेक। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनेक में ध्यान से देखिए, अनेक में कौन सा उपसर्ग है, अनेक में उपसर्ग है अन। कौन सा उपसर्ग है, अन। ठीक है, कैसे होगा, जैसे अन्न प्लस में एक, क्या है, अन्न प्लस में एक, तो क्या हो जाएगा, अनेक। अन उपसर्ग है अनेक में। कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग। अन से और शब्द बनाते हैं उपसर्ग से, जैसे अनमोल है, अनपढ़ है, अनमोल अनपढ़, अनजान। ठीक है, ये किससे हैं, अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला देखते हैं, मृत्य और वेष्टि, इसका विलोम शब्द बताना है। विलोम क्या है, मृत्य का विलोम क्या बनता है, मृत्य, इसका विलोम बनता है अमर। क्या बनेगा, अमर। इस मृत्य का जो विलोम है वो क्या बनेगा, अमर। और वेष्टि का जो विलोम शब्द है वो बनता है समष्टि। क्या बनेगा, समष्टि। वेष्टि, समष्टि, मृत्य, अमर। अगला देखते हैं राक्षस, शोभा। दो शब्द है, इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखने। राक्षस के दो पर्यायवाची क्या होंगे, हमें लिखना है। राक्षस और किसको कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, राक्षस किसको कहते हैं, दानव। दानव को भी राक्षस कहते हैं। दैत्य को भी राक्षस कहते हैं। किसको, दैत्य, इसका भी क्या होता है, राक्षस। दनुज को भी क्या कहते हैं, राक्षस कहते हैं। और निशाचर, इस निशा को विचरण करने वाला यानी कि राक्षस। ठीक है, और असुर भी होता है। क्या होता है, असुर, ये भी राक्षस होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि राक्षस के क्या क्या पर्यायवाची बनते हैं, जैसे दानव, दैत्य, निशाचर, दनुज, असुर, ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं शोभा। शोभा का दूसरा पर्यायवाची क्या है, शोभा को छटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छटा, कांति, कांति भी होता है शोभा का। विभा क्या होता है, विभा भी कहते हैं शोभा को। और आभा भी कहते हैं, आभा। और सुषमा भी कहते हैं, सुषमा। ये शोभा को क्या कहते हैं, सुषमा भी कहते हैं, छटा भी कहते हैं, कांति, विभा, आभा, सुषमा, ये किसके पर्यायवाची हैं, शोभा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं कनक और काल, ये अनेकार्थी शब्द बनाने। कनक और काल से हमें अनेकार्थी शब्द बनाने। कनक और काल के कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं, कनक और किसको कहते हैं। ठीक है, कनक का क्या अर्थ होता है ये बताना, काल का क्या अर्थ होता है। देखिए कनक किसको कहते हैं, कनक सोने को भी कहते हैं। सोने अर्थात जो आभूषण होता है सोना बनाने के लिए, सोने के लिए वो होता है आभूषण, धातु होती है सोना, उसके लिए सोना लिख देती हूँ मैं। क्या होता है, सोना। गेहूं को भी कनक कहते हैं। और धतूरा,
धतूरा को भी क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। कनक के 3 अर्थ हो गए, कौन से? सोना, गेहूं, धतूरा। अब आता काल। काल समय को भी कहते हैं और मृत्यु को भी कहते हैं। मृत्यु को भी काल कहते हैं, समय को भी काल कहते हैं। ये कनक और काल के पर्यायवाची थे। अगला है पदबंध। किसे कहते हैं? पदबंध किसे कहते हैं? देखिए कि इस परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। पदबंध क्या होता है कि वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। वाक्य में जब एक से अधिक पद क्या होते हैं? पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तथा तब उस बंधी हुई इकाई को क्या कहेंगे? पदबंध कहते हैं। तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। ये पदबंध की परिभाषा है। आगे देखते हैं। यहाँ विकल्प के साथ प्रश्न दिए हुए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है हथकड़ी। हथगड़ी समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? हथगड़ी शब्द है, ये समस्त पद है समास के लिए, और हमें इसका विग्रह करना है। कौन सा इसका सही होगा विग्रह? हाथ की घड़ी? नहीं, ये गलत है। हाथ में घड़ी? ये भी गलत है। हाथ के लिए घड़ी, ये बिल्कुल सही है। हाथ के लिए घड़ी, ये हथगड़ी का विग्रह होगा। जो हथगड़ी समस्त पद है, इसका विग्रह क्या है? हाथ के लिए घड़ी। अच्छा, इसमें कौन सा समास है ये बताइए? हाथ के लिए घड़ी कौन सा समास है बताइए? चलिए मैं बता दूं। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसमें हथघड़ी में हाथ के लिए घड़ी। अगला शब्द है निकम्मा। शब्द में कौन सा समास है? निकम्मा कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अविभाव। देखिए, जो निकम्मा शब्द है इसमें अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास। इसका विग्रह क्या होगा? काम न करने वाला। काम न करने वाला। काम न करने वाला निकम्मा, ये अविभाव समास है। अविभाव समास वो होता है जहाँ पहला पद या तो अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो, वहाँ क्या होगा? अव्ययभाव समास। इस निकम्मा शब्द में अव्ययभाव समास है। अगला देखते हैं विद्यारत्न। इस शब्द में कौन सा समास है? विद्यारत्न में कौन सा समास है ये बताना है। देखिए, इस विद्यारत्न में है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय। इसका विग्रह क्या होगा? विद्या रूपी रत्न। क्या होगा? विद्या रूपी रत्न। ये विद्या रत्न का विग्रह होगा, विद्या रूपी रत्न। जो कर्मधारय समास होता है उसकी परिभाषा होती है कि जिस समास में पहला पद या तो क्या हो? विशेषण हो या फिर उपमेय अथवा उपमान हो, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है वहाँ। तो यहाँ क्या है? विद्या रत्न में जो रत्न है वो उपमान है और विद्या के उपमेय है। उपमेय उपमान का प्रयोग हुआ है विद्या रूपी रत्न, इसलिए यहाँ क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला देखते हैं केशवार्जुन। किस समास से भेद से जुड़ा हो? केशवार्जुन शब्द में कौन सा समास, हमें ये बताना है। अब देखिए, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और कर्मधारय, इन चारों में से बताना है केशवार्जुन। आपको पता है तो आप बताइए केशवार्जुन में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना उत्तर। 1 मिनट में आपका वेट करती हूँ, लिखिए। चलिए मैं बता देती हूँ। केशवार्जुन में क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है? इसका विग्रह कैसे होगा
केशव और अर्जुन, क्या होगा? अर्जुन, क्या होगा? अर्जुन, केशव अर्जुन, केशव और अर्जुन। जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों ही पद बराबर के हो, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी बराबर का हो और दूसरा पद भी बराबर का, दोनों पद प्रधान हो, वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। केशवार्जुन और विग्रह करते हैं तो और विभक्ति लगती है, ठीक है। केशवार्जुन में केशव और अर्जुन, तो यहाँ कौन सा होगा? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान है, पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों पद क्या है? बराबर के हैं। इसलिए इस समास, इस शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, केशव और अर्जुन, ठीक है। केशव और अर्जुन, इसको एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। केशव और अर्जुन, ठीक है। अगला देखते हैं। मनोज समस्त पद का सही विग्रह क्या है? मनोज, क्या होगा इसका विग्रह? मन को जीतने वाला, मन को जानने वाला, मन से जन्म लेने वाला कामदेव, और मन में जीतना। तो इसका सही उत्तर है मन से जन्म लेने वाला अर्थात कामदेव। देखिए मनोज, इस मनोज शब्द में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह इसमें दे रखा है कि मन से जन्म लेना अर्थात कामदेव। जो मन से जन्म ले वो कौन लेता है? मन से जन्म कामदेव लेते हैं। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है, तीसरा पद प्रधान है, इसलिए कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला देखते हैं। शिरोमणि शब्द में कौन सी संधि है? शिरोमणि शब्द में देखिए, इस शब्द में क्या है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्या होगा इसका? शिर है प्लस में मणि। यहाँ कौन सा नियम लागू होता है शिरोमणि में? संधि का, विसर्ग संधि है, ये आपको बता दिया है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। यदि विसर्ग से पूर्व ए हो और बाद में क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। अब यहाँ नियम देखते हैं। देखो, शिर है प्लस में मणि, या विसर्ग, ये क्या है? विसर्ग से पहले क्या है? ए है। क्या है? ए है। शिर है प्लस में मणि। इस विसर्ग से पहले क्या आया? ए आया, और बाद में क्या है? मैं है। मैं कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। ए के बाद पांचवा वर्ण आ रहा है, इसीलिए विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किस में? ओ में। तो क्या हो जाएगा? शिरोमणि, ठीक है। ये विसर्ग संधि का नियम है। जब हमने संधि की थी उसमें नियम बताए थे अच्छे से आपको। अब संधि के नियम देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। अगला है जगन मंडल का संधि विच्छेद क्या है? इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है हमें बताना है। चारों विकल्प में से कौन सा सही है? जगन मंडल गलत है, जगोमंडल गलत है, जगमंडल गलत है। अब ये बच गया तो यही सही है, जगत प्लस में मंडल। ये क्या है? जगत मंडल, जगन मंडल का संधि विच्छेद है। अब इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है इसको आप नोट करिए। यदि प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद न अथवा मैं आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए, यह जो त है ये क्या है? प्रथम वर्ण है, और उसके बाद क्या आया? मैं आया, तो नियम लागू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? जो प्रथम वर्ण, ये जो त है ये प्रथम वर्ण है, किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। त का पांचवा वर्ण कौन सा है? न है, न में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? त न में बदल गया, बाकी आगे पीछे जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? जगन मंडल, ठीक है। अगला देखते हैं। अन्यान्य
इसमें कौन सा इस शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। तो इस शब्द में जो संधि है वो यण संधि है, दीर्घ संधि है, या अयादि संधि है, या व्यंजन संधि है। सही उत्तर होगा दीर्घ संधि। कैसे है इसका संधि क्या बनेगा, संधि विच्छेद क्या बनेगा, अन्य प्लस में अन्य। ठीक है, अन्य है प्लस में अन्य। देखो यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है, दोनों जगह क्या है, स्वर है, दोनों स्वर मिल गए आपस में सजातीय स्वर मिल गए हैं तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है कि जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। यहाँ भी ए आया है, यहाँ भी ए है, दोनों एक ही जाति के हैं तो दोनों के मेल से क्या बन गए, दीर्घ बन गए। अन्य है प्लस में अन्य, ये इसका क्या है, इस शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य हैं, बताना है कौन सा शुद्ध है। देखिए पहला है, उसने कपड़े डाल लिए हैं, उसने कपड़े डाल रखे हैं, उसने कपड़े पहन लिए हैं, इसमें से कोई नहीं। देखिए जो सही है व्याकरण की दृष्टि से वो सही क्या है कि वो कपड़ों को डालते नहीं है, कपड़े डाल के रखते भी नहीं है, क्या करते, कपड़ों को पहनते हैं। क्या हो जाएगा, उसने कपड़े पहन लिए हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न वाक्य में सही विकल्प कौन सा है। ये एक गहरी समस्या है, यह एक अगाध समस्या है, यह एक गंभीर समस्या है, यह एक सुगंभीर समस्या है। तो इसमें से क्या होगा, गहरी समस्या नहीं होती, अगाध समस्या नहीं होती, सुगंभीर समस्या नहीं होती, क्या होती है, एक गंभीर समस्या। मतलब जो बहुत बड़ी समस्या हो, जिसका कोई तोड़ मुश्किल से निकलता हो, वो क्या होगा, गंभीर। तो यह एक गंभीर समस्या है, ये इसका सही विकल्प है, सही है, व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य सही है। ये थे व्याकरण के अभ्यास के कुछ प्रश्न। अगली क्लास में और प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।